नमस्कार बच्चों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित एमसीक्यूज़ की क्लास है। आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ इसमें शामिल हैं और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्नों से। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न हमने लिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो आपको बताना है, इसमें पूछा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, जिसमें बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे अनुसार क्रम में लगाने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सांवेदिक पेशी, बी अमूर्त संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक और डी है पूर्व संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं को तार्किक क्रम में लगाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और इसे श्रृंखलन के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंखलन भी इसको कहा जाता है, यह भी आप याद रखें। श्रृंखलन यानी सेरिएशन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी पारिस्थितिकी और डी सामाजिक रचनावादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक रचनावादी। बच्चों का व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है और यह जो तथ्य है यह अधिगम के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन ए चिंतन पैटर्न, बी आंखों का रंग, सी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता और डी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमूर्ति। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंखों में रंग का पैटर्न जो होता है वो मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक होता है। इसके अतिरिक्त बालों का रंग, त्वचा का रंग, ठीक, और बनावट इत्यादि भी आनुवंशिकता संबंधी कारक होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जिन घरों में माता पिता दोनों होते हैं वहाँ बच्चों और माता पिता के बीच संबंध बेहतर होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दूसरों के प्रति असहिष्णु, बी आवेगी, सी कमज़ोर बौद्धिक नियंत्रण प्राप्त और डी सामाजिक भागीदारी में सफल। तो इसमें बोला है माता पिता दोनों होते हैं, वहाँ बच्चों और माता पिता के बीच जो होता है संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे बच्चे किस तरह से होते हैं आपको ये उत्तर देना है। तो सही उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। सही उत्तर है सामाजिक भागीदारी में सफल हो जाते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में जो सकारात्मक संबंध होते हैं बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये आप भलीभांति जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने यानी एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है। ए LCD प्रोजेक्टर, बी इंटरनेट, सी इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड और डी लैंग्वेज लैब। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं, बिल्कुल इसका देने की कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने या पता लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ डालते हैं तो उससे संबंधित जवाब आपको मिल जाते हैं। तो ये एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ए व्यक्ति के पूरे जीवन में, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी किशोरावस्था के दौरान और डी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। अब इसमें कहा है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है। तो इसको हम इस तरह के प्रश्न को कई बार कर चुके हैं, आप आसानी से उत्तर देने की कोशिश करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के बारे में हमने बात की है, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। WHO के अनुसार 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक ये किशोर अवस्था होती है। इस दौरान सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है और इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा सतत रूप से बच्चे सीखते रहते हैं और बचपन ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है वैसे बचपन से लेकर जीवन भर चलती रहती है, लेकिन किशोर अवस्था के दौरान इसका जो विकास है, सीखने की क्षमता का विकास अत्यधिक होता है। अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, बी मानसिक उपकरण, सी मानसिक मैप और डी प्रतिमान। यहाँ बोला है अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका, एक वर्ड दिया है उसके आधार पे आप उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्कीमा, ऑप्शन नंबर ए स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है किसी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करना और उसका इस्तेमाल करना। यह एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। स्कीमा के द्वारा ही व्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज़ का अर्थ हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित करती है? अब यहाँ पे ओसीडी बोला है, ओसीडी एक डिसऑर्डर, इसके बारे में बात करते हैं। पहले विकल्प पढ़ लेंगे। ए अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, बी व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, सी अनिश्चितता की असहिष्णुता और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी ओसीडी जो होता है उसमें अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास होता है, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना होता है और अनिश्चितता की असहिष्णुता होती है। अब ओसीडी क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओसीडी जो होता है उसका मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब एक प्रकार का एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को बार बार आने वाले अवांछित प्रकार के विचार होते हैं, यानी जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं और बार बार ऐसे विचार आने के बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जुनून आ जाता है, व्यवहार और एक निश्चित व्यवहार को करने में हमारे अंदर बाध्यता आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को हम ओसीडी बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी को ओसीडी हो गया है तो वो बार बार हाथ धोएगा, बार बार उसे लगेगा कि उसके हाथ में किसी प्रकार की गंदगी है और बार बार हाथ धोता है। तो ओसीडी का इलाज बिल्कुल संभव होता है क्योंकि एक मानसिक विकार है। तो ओसीडी का इलाज करने के लिए जैसा व्यवहार चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, उसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। इसके अलावा संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थ्योरी भी अपनाई जाती है और दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये ओसीडी के बारे में कुछ जानकारी थी जिसमें अवांछित विचार आकर हमें परेशान करते हैं या उसके प्रति जुनून पैदा हो जाता है या किसी भी कार्य को करने की बाध्यता बार बार हमको होने लगती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले एक गेंद में मिट्टी यानी कि क्ले की मात्रा समान होती है, चाहे गेंद को चपटा कर दिया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। तो उसे या तो चपटा कर दें या तो उसको छड़ी के रूप में ढाल दें। अगर वो गेंद है तो उसमें 2 सेंटीमीटर जो मिट्टी लगी है वो 2 सेंटीमीटर की ही मिट्टी रहेगी। यह किस प्रकार का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए संरक्षण, बी परिकल्पना, सी अनुत्क्रमणीयता और डी आयतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए संरक्षण। इसका मतलब ये है कि बच्चा संरक्षण के सिद्धांत को सीख चुका है, संरक्षण का अधिगम उसमें आ चुका है, यानी कि उसे पता है कि चाहे उसे चपटा कर दे, चाहे छड़ी बना ले, चाहे गोल रखे, 2 सेंटीमीटर मिट्टी अगर उसमें है तो उतनी ही मिट्टी उसमें रहेगी। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाली अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी एफ स्किनर, सी एल थॉर्नडाइक और डी नोम चॉम्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नोम चॉम्स्की। सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाली अर्जन प्रविधि की अवधारणा नोम चॉम्स्की ने दी। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे भाषा सीखने की एक अंतर्निहित क्षमता के साथ में पैदा होते हैं, यानी कि भाषा अधिग्रहण केवल पर्यावरण के कारकों पर ही निर्भर नहीं करती है और नकल के द्वारा पर्यावरण के कारण या जैसे कि नकल हम कर रहे हैं, बच्चे हमको देखकर सीख रहे हैं, उसके द्वारा ही उस पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि ये जन्म के साथ ही उसमें इस तरह की चीज़ें विकसित हो जाती है जिससे वो इन चीज़ों को सीख सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है? ए बाइपोलर डिसऑर्डर, बी ADHD, सी ऑटिज्म और डी चिंता विकार। इसमें बोला है डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं यदि उनमें ये जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक विकार होता है। तो आपको सही उत्तर खोजना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिंता विकार।
बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें चिंता विकार जैसे विकार आ जाते हैं। उन्हें सामान्य से अधिक चिंता जब होती है तो वो डर महसूस करा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें और भी हैं जो उन्हें डर महसूस कराता है, जैसे कि तनाव का होना। बच्चों में तनाव है तब भी वो डर महसूस करेंगे। नकारात्मक भावना होना, नकारात्मक भावना होना, तो अगर नकारात्मक भावना है तब भी उनमें डर की भावना अपने आप ही पैदा हो जाती है। या किसी प्रकार के कोई दर्दनाक अनुभव से गुजरे हैं, दर्दनाक अनुभव से गुजरे हैं तो उस समय पर भी उन्हें डर सताने लगता है। या अलगाव की भावना होती है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनसे बच्चे डर का अनुभव करते हैं। तो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें चिंता विकार आएगा। अगला प्रश्न है, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक रिक्त के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन ए स्वप्न, बी समस्या, सी समाधान और डी छवि। रिक्त स्थान पे आपको बताना है कि किसके साथ में समाप्त होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, समाधान। तर्क में एसोसिएशन का तात्पर्य होता है कि किसी चीज़ या विचार को दूसरे अन्य विचारों के साथ जोड़ना या उनके साथ संबंध स्थापित करना। इससे एक नए प्रकार के तर्क या विचार का निर्माण होता है। तो जब भी तर्क में एसोसिएशन का उपयोग हम करते हैं तो एक प्रकार से एक निष्कर्ष या समाधान हम निकाल लेते हैं। तो एक निष्कर्ष भी मिल जाता है हमें और एक समाधान भी मिल जाता है जब अन्य विचारों के साथ में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? ए गहन अधिगम दृष्टिकोण, बी पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, सी सामरिक अधिगम दृष्टिकोण और डी स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण होता है गहन अधिगम दृष्टिकोण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र तार्किक या मानसिक संरचनाओं की जानकारी को व्यवस्थित करना सीखते हैं, जिससे उन्हें वस्तुओं या घटनाओं को वर्गीकृत करने और उनके बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई बताना है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी क्रिया, सी वर्ण और डी ध्वनि। सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण। लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण से ही हम आगे का लिखना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे? ऑप्शन ए सकारात्मक दंड, बी सकारात्मक पुनर्बलन, सी नकारात्मक दंड और डी नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन सिद्धांत का उपयोग करते हैं जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जो व्यवहार बना है वो बना ही रहे। नकारात्मक पुनर्बलन होता है जिसमें किसी अप्रिय घटना को हम हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाते हैं और इसे ही नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते, बी अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियाँ देखी जाती हैं, सी विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं और डी शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता निर्भर करती है, आवश्यकता आधारित है, निर्भर करती है, यानी विभिन्न दर्शन शास्त्रियों ने एक शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए, यानी अलग अलग दृष्टिकोण वाली शिक्षा के साथ में ही शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों या उद्देश्य और विधियों को बेहतर ढंग से समझने और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज़ तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ए पुनर्बलन, बी दंड, सी उद्दीपक सामान्यीकरण और डी उद्दीपक विभेदीकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। यहाँ पूछा था
कोई बच्चा है जिसे स्कूल जाते समय हर दिन तंग किया जाता है, यानी बस में उससे बार बार तंग किया जा रहा है। अब जब कोई दूसरी बस भी आ रही है तो उसकी आवाज़ सुनता है तो वह बच्चा घबराने लगता है। तो ये जो सिद्धांत होता है ये उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। उद्दीपक सामान्यीकरण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति या जानवर एक विशेष उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है तो वह सामान्य या मिलते जुलते किसी प्रकार उद्दीपकों के प्रति भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। तो जैसे स्कूल जाने वाली बस की आवाज़ और दूसरी किसी अन्य बस की आवाज़, तो स्कूल जाने वाली बस की आवाज़ से वो डरा था, लेकिन दूसरे किसी बस की आवाज़ सुनकर भी उसमें उद्दीपन सामान्यीकरण होगा और वो भी उससे डरने लगेगा। अगला प्रश्न है, बोबो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए बांडुरा, बी एरिक्सन, सी पावलोव और डी वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा ने बोबो गुड़िया प्रयोग किया था और ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत दिया। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जो था उसका परीक्षण किया था। तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का इसमें उन्होंने परीक्षण किया था। इसमें किया क्या था ये हम बता रहे हैं आपको। इस परीक्षण के दौरान बोबो गुड़िया में जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें एक गुड़िया दी जाती है और उसके प्रति यदि हम आक्रामक बिहेव करते हैं तो बच्चे भी उसकी नकल करते हुए आक्रामकता ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, अपने आप ही सीख जाते हैं। और अगर उसके साथ में सकारात्मक बिहेव किया जाता है तो बच्चों में सकारात्मकता का विकास होता है। तो ये सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अल्बर्ट बांडुरा ने बोबो गुड़िया का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, बी जिसकी क्षमता अन्य बच्चों से भिन्न होती है, सी जिसके साथियों के साथ खराब संबंध है और डी एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी क्षमता अन्य बच्चों से भिन्न होती है। एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? ऑप्शन ए लार श्रावण, बी भोजन, सी घंटी और डी कुत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घंटी। जो इवान पावलोव थे उन्होंने कुत्तों को घंटी की आवाज़ सुनाकर एक प्रकार का प्रयोग किया था जिसमें जैसे ही कुत्तों को घंटी की आवाज़ सुनाई जाती थी उन्हें भोजन परोसा जाता था और उस दौरान कुत्ते एक प्रकार से लार अपने मुंह से गिराने लगते थे। और इसके अलावा जब घंटी की आवाज़ से अलग हटके दूसरी तरह की आवाज़ जैसे बजर की आवाज़ या किसी प्रकार की अन्य आवाज़ को उसी समय पे से बजाया जाता था तब भी जो कुत्ते होते थे वो लार टपकाने लगते थे। तो एक प्रकार से जो घंटी की आवाज़ था और दूसरे बजर इत्यादि की आवाज़ था उसमें एक प्रकार का संबंध स्थापित हुआ था और उसका ही प्रयोग इवान पावलोव ने किया था और ये शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित प्रयोग था जिसमें तटस्थ प्रेरणा बताई थी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि? ऑप्शन ए है ना तो आनुवंशिक और ना ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है, बी आनुवंशिक कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है, सी आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं और डी वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवंशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आनुवंशिक और वातावरणीय जो दोनों ही प्रकार के जो कारक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और बुद्धि के विकास के संबंध में ये दोनों का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आँख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती है? तो इसमें पूछा है शरीर, हाथ और आँख इन सभी का समन्वय हो रहा है और ये सारी और अन्य दूसरी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी सम्मिलित होती हैं। तो कौन सा कौशल कहलाता है? ऑप्शन ए उत्कृष्ट मोटर कौशल, बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, सी सकल मोटर कौशल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न हमने पहले किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट मोटर कौशल। उत्कृष्ट मोटर कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका मतलब होता है छोटी मांसपेशियां और हाथों की उंगलियां, कलाई
इनकी गतिविधियों का उपयोग करके सटीक कार्य करना, जैसे कि लिखना, कैंची से काटना, बटन लगाना, अन्य दूसरे छोटे कार्य करना इत्यादि। तो ये उत्कृष्ट मोटर कौशल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। तो क्रम बताना है। ऑप्शन ए कथन, श्रवण, पठन, लेखन। बी है श्रवण, कथन, लेखन, पठन। सी लेखन, पठन, श्रवण, कथन। और डी श्रवण, कथन, पठन, लेखन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है, उसके अनुसार सबसे पहले श्रवण आएगा, उसके बाद में कथन, उसके बाद पठन और उसके बाद में लेखन आएगा। अगला प्रश्न है, उस अर्थहीन भाषा की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिससे बच्चा करता है। ऑप्शन ए बड़बड़ाहट, बी टेलीग्राफिक भाषा, सी मार्फिम और डी है वाक्य विन्यास। तो सही उत्तर आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है बड़बड़ाना। अर्थहीन भाषा की पहली ध्वनि को बड़बड़ाना कहते हैं, जिससे बच्चा स्टार्ट करता है सबसे पहले बोलना और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संचार के अशाब्दिक संकेतों में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए केवल चेहरे के भाव, बी अशाब्दिक संकेतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना, सी शब्दों और अशाब्दिक संकेतों के साथ मिश्रित संदेश भेजना, डी शारीरिक भाषा, आवाज़ का लहजा और चेहरे का भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शारीरिक भाषा, आवाज़ का लहजा और चेहरे का भाव जो है ये अशाब्दिक संकेतों में शामिल हो सकते हैं। तो संचार के अशाब्दिक संकेतों में शामिल शारीरिक भाषा यानी शरीर से आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, आवाज़ का लहजा आपका कैसा है और चेहरे के भाव कैसे हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए सरकारी एजेंसियों के लिए लाभ उत्पन्न करना, बी कमजोर आबादी को सशक्त बनाना और समर्थन देना, सी मनोरंजन और अवकाश गतिविधियां प्रदान करना और डी गलत काम के लिए व्यक्तियों को दंडित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर आबादी को सशक्त बनाना और समर्थन देना सामाजिक सेवाओं का मुख्य लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, बस स्टॉप पर कतार में प्रतीक्षा कर रहे लोगों के समूह को संभवतः एक सामाजिक समूह नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए वे एक ही भौतिक स्थान पर हैं, बी वे एक साझा लक्ष्य साझा कर सकते हैं, सी वे कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर सकते हैं और डी नियमित एवं सार्थक संवाद का अभाव है। तो इसका सही उत्तर आप दे सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नियमित एवं सार्थक संवाद का अभाव होता है, क्योंकि बस स्टॉप पर कतार में जो प्रतीक्षा कर रहे लोग होते हैं वो संभवतः एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें सामूहिक समूह के रूप में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में नियमित संवाद भी नहीं होता और कोई संवाद होता भी है तो सार्थक संवाद का अभाव होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। किसका सिद्धांत है ये बताना है जो निजी भाषा और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। ए जेरोम ब्रूनर, बी जीन पियाजे, सी हैटी और डी है लेव वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होता है वो निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं। ए कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम, सी पृथक उपचार और डी कठोर दंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक अधिनियम है जिसके आधार पर इस तरह से पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के बारे में बात की है, उसका नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। तो इस अधिनियम में ये बात की गई है जो कि 2000 में बना था। इससे पहले एक और था किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। से पहले का जो अधिनियम था वो 1986 में आया था, उसकी जगह पर यह अधिनियम आया और उसमें बात की गई कि अगर कोई किशोर अपराधी होता है यानी 18 वर्ष से कम होता है, बालिग नहीं होता है, तो उसके लिए कठोर अनुशासन बनाए रखना, पृथक उपचार, कठोर दंड की जगह पे उसके लिए पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश में भी किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम लाया गया था। वो 2022 में लाया गया था और ये मध्य प्रदेश में अप्लाई है। इसके अतिरिक्त ये जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 है, इसमें संशोधन भी 2 बार हो चुके हैं। 2015 में एक संशोधन हुआ था और दूसरा संशोधन हुआ था 2021 में। तो इस जो अधिनियम है, इसके आधार पर ही किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय में पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम रखा गया था। तो ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।